हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल M&M by A पे। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं हमारा 12th क्लास का नेक्स्ट टॉपिक। तो स्टूडेंट्स, अब तक हम कर चुके हैं लाइंस के बारे में। लाइंस का इंट्रोडक्शन करवा दिया था, एक्सरसाइज में कंप्लीट करवा चुका हूं कि लाइंस के बारे में कि हमें लाइंस की बात की जाए तो कैसे इक्वेशन निकालते हैं, कैसे परपेंडिकुलरिटी करते हैं, कैसे बीच का एंगल निकालते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। ये सारा हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे ऊपर आई बटन आएगा, उस पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। और नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है आपकी प्लेन्स। ठीक है, प्लेन्स। प्लेन क्या होता है, प्लेन समझिए जरा। जनरल इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। पहले तो बात करते हैं प्लेन होता क्या है। प्लेन आपको कैसे समझेंगे, सिंपल लैंग्वेज में समझिए तो प्लेन होता है एक पेज, कोई भी पेज, कोई भी सरफेस। आपकी बोर्ड भी हो सकता है, आपका जो कॉपी यूज़ कर रहे हैं वो भी हो सकता है। कोई भी सरफेस जो होती है ना, उसी को हम प्लेन बोलते हैं। ठीक है ना। तो उसके ऊपर जितने भी आप लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो उसके ऊपर वेक्टर हो जाएंगे, है ना। एक प्लेन के ऊपर आप कितनी भी लाइनें ड्रॉ कर सकते हैं, दैट आर ऑल वेक्टर्स ऑन दैट पर्टिकुलर प्लेन, है ना। और जितने आप लाइन्स डायरेक्शंस देके बनाते जाओगे वो सारे वेक्टर्स हो जाएंगे उस प्लेन के ऊपर। तो वो सारे के सारे वेक्टर्स जो होंगे वो क्या होंगे, कोप्लेनर। कोप्लेनर का मतलब एक ही प्लेन के ऊपर है सारे, तो वो कोप्लेनर वेक्टर्स बन जाएंगे। तो हम शुरू करते हैं स्टूडेंट्स से जनरल इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। किसी भी प्लेन की जनरल इक्वेशन। तो किसी भी प्लेन की जो जनरल इक्वेशन होती है दैट इज ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। ठीक है। जनरल इक्वेशन जो होती है प्लेन की वो होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। यानी कि एक x की वैल्यू होती है, x y के साथ होता है, एक टर्म z की होती है और एक कांस्टेंट होता है विदाउट x y z। ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो इसको बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। ठीक है, जनरल इक्वेशन ऑफ ए प्लेन है। कुछ यहाँ पे इसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन सा पार्ट है, या आप खुद से देख लीजिएगा। मेन चीज़ है इसकी जनरल इक्वेशन आपको समझने की क्या होती है। ठीक है ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या कंसेप्ट है देखिए। अब आता है स्टूडेंट्स आपके काम की चीज़। काम की चीज़ क्या है, ये है इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसे निकालते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन वेयर p इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन एंड n कैप इज ए यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन। ठीक है ना, ये है। तो चलिए क्या होता है देखिए जरा समझिए। इक्वेशन जो है, हमें प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। तो प्लेन की इक्वेशन के लिए ध्यान रखिएगा, प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है। पहला तो चाहिए और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, उसकी लेंथ चाहिए, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन एक ही बात है। दूसरा एन कैप। एन कैप क्या होता है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। ये दो चीजों की जरूरत पड़ती है लाइन की, प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए। ठीक है, तो कोई भी प्लेन है उसकी इक्वेशन निकालने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत है। एक तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन एंड क्या चाहिए दूसरा, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। यूनिट नॉर्मल का मतलब होता है स्टूडेंट्स, कोई भी ये देखिए आपके सामने सिर्फ ये बना हुआ है प्लेन, ये प्लेन है, पेज है, जैसे ये एक सिंपल ये प्लेन है। ठीक है, तो इसके ऊपर जो भी परपेंडिकुलर हम कोई भी वेक्टर बनाते हैं, ये सारे नॉर्मल वेक्टर हैं, कितने भी बना सकते हैं, सबकी डायरेक्शन एक ही होगी, परपेंडिकुलर है तो, है ना। तो यानी कि जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन का मतलब होता है जो 90 डिग्री के एंगल पे सारे, इसकी सरफेस से आपकी पेज के ऊपर आप पेन को सीधा स्ट्रेट खड़ा कर दीजिए तो जो आपके पेन की डायरेक्शन होगी वो नॉर्मल वेक्टर कहा जाएगा। किसी पॉइंट पे ले सकते हैं, सबकी डायरेक्शन एक ही होगी, परपेंडिकुलर की डायरेक्शन एक ही होती है। ठीक है ना। तो इसको आप यहां पर एन कैप किसको कह रहे हैं, एन कैप का मतलब है स्टूडेंट्स ये जो वेक्टर हम ले रहे हैं ना उसका मैग्नीट्यूड 1 है, बस इतना ही फर्क है। ठीक है ना। अगर एन वेक्टर कहा है ना तो सिर्फ एक वेक्टर है जो परपेंडिकुलर वेक्टर है, नॉर्मल वेक्टर कह लीजिए, परपेंडिकुलर वेक्टर कह लीजिए। अगर कैप लग गई तो आप समझ गए होंगे, यूनिट वेक्टर बन जाएगा, मतलब उसका मैग्नीट्यूड 1 रहेगा, बट रहेगा परपेंडिकुलर ही। ठीक है ना, रहेगा वो परपेंडिकुलर ही सेम रहेगा। तो अब इसको समझे कैसे कि इक्वेशन क्या बनती है, क्या होती है। वैसे तो आपको मैं इक्वेशन तो बता ही देता हूँ, होती है r डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी कह लीजिए, पी कह लीजिए। यहाँ पे पी कह रहे हैं तो पी कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। पी क्यों, क्योंकि डिस्टेंस ऑफ दे रखा है ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो पी गिवन है। तो r डॉट एन कैप, आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी, ये होती है नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब ये बनती कैसे है, इस बात को समझना जरूरी है।
चलिए समझते हैं इसको कैसे करना है। तो सबसे पहले देखिए यहां पर एक पॉइंट ले लिया हमने एन, एन एक पॉइंट है किसके ऊपर, प्लेन के ऊपर, और ओ क्या है, ओरिजिन। तो ओरिजिन से इस प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है पी, ठीक है ना। और जो हमें पता है एन कैप क्या है, एन कैप है इसका परपेंडिकुलर वेक्टर, और वो भी यूनिट वेक्टर। और मैं आपको पहले पिछले चैप्टर में बता चुका हूं, यूनिट वेक्टर जो होता है वो डायरेक्शन देता है। तो यहां पर एन ओ जो है, एन ओ दिख रहा होगा आपको सामने स्क्रीन पर, एन ओ, ठीक है। एन ओ जो वेक्टर है, ओ एन कह लीजिए, चाहे ओ एन कह लीजिए, सिंपल ओ एन, ओ से एन तक, ओ से एन तक जो वेक्टर है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड का मतलब लेंथ, लेंथ कितनी है इसकी, पी गिवन है। डायरेक्शन है इसकी एन कैप, क्योंकि जो परपेंडिकुलर ऊपर खींचेंगे आप वही तो नीचे आएगा, सेम उसी डायरेक्शन तो वही रहेगी ना। डायरेक्शन आप ये नहीं कहेंगे ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं, डायरेक्शन तो डायरेक्शन होती है ना। तो परपेंडिकुलर चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, डायरेक्शन वही रहेगी। तो मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन से वेक्टर बनता है, तो ओ एन वेक्टर बन गया पी एन कैप, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। अब पी पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट हमने आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया, दैट इज पी, और उसका पोजीशन वेक्टर ले लिया आर। तो ये आर वेक्टर जो है यहाँ पे पी का पोजीशन वेक्टर है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो अब हम एनपी क्या कहेंगे, एनपी ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से एनपी। तो ओ से एन की तरफ गए थे, ओ से पी की तरफ गए थे, एन से पी की तरफ जा रहे हैं, तो देख सकते हैं ओ एन से ए की डायरेक्शन है, एन पी से ए की डायरेक्शन है, और जो आपका ओ पी है वो रिवर्स डायरेक्शन है। यानी कि क्या मतलब हुआ, पी एन कैप प्लस एन पी वेक्टर इज इक्वल टू ओपी वेक्टर, और ओपी का मतलब आर वेक्टर। तो यहां से एनपी वेक्टर जो है दैट विल बी ओपी माइनस ओ एन, ओपी माइनस ओ एन मतलब आर माइनस पी एन कैप, ठीक है, आर माइनस पी एन कैप। अब देखिए एनपी जो वेक्टर है, ये एनपी, ये दिख रहा होगा आपको, एनपी ये रहा, ये सरफेस के ऊपर है। अब इमेजिन कीजिए ये सरफेस के ऊपर एक लाइन आपने ड्रॉ की है, ठीक है, वेक्टर लिया है एनपी, और हमारा जो मैंने कहा है कि एन कैप जो आपको नजर आ रहा है सामने ऊपर दिख रहा होगा, है ना, ये जो है इसकी डायरेक्शन कैसी थी, परपेंडिकुलर, और जो नीचे ओ एन दिख रहा है आपको, नीचे ओ एन, ये भी तो वही उसी डायरेक्शन में है। तो यानी कि इन दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री, ठीक है ना। तो ओ एन जो वेक्टर है और एन पी जो वेक्टर है, उन दोनों का जो बीच का डायरेक्शन है वो 90 डिग्री की मतलब एंगल है, यानी कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। बस इतना ही तो करना है। अब रख दीजिए इनकी वैल्यू। तो एन पी की वैल्यू है आपकी आर माइनस पी एन डॉट, और ओ एन की वैल्यू क्या थी, पी एन कैप इज इक्वल टू 0। अब डॉट प्रोडक्ट आपको करना आता है, उसके लिए हम क्या करेंगे, पी को यहाँ से हटाया जा रहा है। क्यों पी क्यों हटा दिया यहाँ से, देखिए जरा, पी बाहर वाला जो पी था ना, ये इसके साथ देखिए रहा, इसमें अगेन गायब कर दिया। क्यों कर दिया, देखिए जब भी कोई चीज़ कांस्टेंट होती है और बाहर कॉमन होती है उसको हम कंसीडर नहीं करते जब राइट साइड 0 होती है। पता ही है क्यों, क्योंकि दैट कैन नॉट बी 0। ये वैल्यू देखिए, दो की प्रोडक्ट अगर 0 होती है स्टूडेंट्स, तो या तो ये 0 या ये 0, या तो ये वाला 0 होगा या ये वाला 0 होगा। अब ये तो 0 हो नहीं सकता, ठीक है ना, ये 0 नहीं हो सकता। इट मीन्स क्या हुआ, x प्लस वाई 0 होगा, समझे ना। तो बात वही है। तो p यहाँ पे डिस्टेंस था, और डिस्टेंस जो है दैट कैन नॉट बी, यहाँ पर सिंपल सी बात है, डिस्टेंस कैन नेवर बी 0, डिस्टेंस 0 नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि डिस्टेंस तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा, ओरिजिन से दे रखा है, नॉन 0 है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, r माइनस पी एन कैप डॉट एन कैप इज इक्वल टू 0। अब डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, r डॉट एन कैप इज माइनस पी एन कैप डॉट एन कैप इज इक्वल टू 0। अब एन कैप डॉट एन कैप 1 होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ सेम यूनिट वेक्टर की करें उससे से तो 1 होता है। तो r वेक्टर डॉट एन कैप माइनस पी इज इक्वल टू 0, तो r डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी। ये जो आपके सामने आई है, ये देख सकते हैं, ये रही, ये है आपकी नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। तो ये इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म होती है स्टूडेंट्स, r डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी। नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट, जैसा कि आपको पिछले लाइन में हमने किया था, कार्टेशियन फॉर्म होती है इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू होती है, आई जे की नहीं होता। तो बस बात वही है, ठीक है ना। तो यहां पर हम क्या करते हैं, एन कैप यहाँ पे यूनिट वेक्टर है, आपको वो भी कैसा, यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर कैसा, जिसमें एल एम एन होते हैं, है ना, डायरेक्शन जो कोसाइन चलते हैं उसके अंदर। तो एन कैप की जो होंगे एल एम एन होंगे एल आई प्लस एम जे प्लस एन की, देख सकते हैं ये रहा, ठीक है। और आर के बताए थे एक्स वाई जेड होते हैं, तो रख दीजिए। तो रख देंगे जो भी इनकी वैल्यू, तो डॉट प्रोडक्ट हमें करनी है आर और एन कैप की, तो आ जाएगा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी। ये जो आपके सामने दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन फॉर्म,
ठीक है ना, ये कहते हैं कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन। प्लेन की कार्टेशियन फॉर्म होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की, कोरोलरी। कोरोलरी क्या है, ये देखिए, ये रहा। कैसे है, अगर n वेक्टर एक वेक्टर गिवन है नॉर्मल टू द प्लेन, मैंने आपको पहले चार्टिंग बता दिया था कि हमें वेक्टर भी गिवन हो सकता है जो परपेंडिकुलर जरूर होगा, यूनिट वेक्टर हो ना हो लेकिन परपेंडिकुलर वेक्टर की जरूरत जरूर होती है। ये ध्यान रखिए, प्लेन की अपनी कोई डायरेक्शन नहीं होती, प्लेन जो होता है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही चलता है। ठीक है ना, तो बस फिर इसी को समझना है। तो r, अगर r के साथ r डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू q गिवन है ना, मान लीजिए, ठीक है ना, तो हम उसको कैसे उसको उस फॉर्म में चेंज करते हैं, नॉर्मल फॉर्म में, तो वो कंसेप्ट यहाँ पे समझाया गया है। ये कैसे पता लगेगा स्टूडेंट्स कि आपको ये इक्वेशन जो है नॉर्मल फॉर्म में है या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में या वेक्टर फॉर्म में है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपल, जो भी r के साथ यहाँ पे वेक्टर मेंशन है उसका मैग्नीट्यूड देख लीजिए, क्योंकि यूनिट वेक्टर होता है इसके अंदर, तो देखो यहाँ पर यूनिट वेक्टर होता है। यूनिट वेक्टर का मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, तो यहाँ पर जो भी वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड अगर 1 है तो वो n कैप है, और जब n कैप है तो राइट हैंड साइड पे p मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे n कैप नहीं है तो राइट हैंड साइड पे p नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, ये q जो है ना वो डिस्टेंस नहीं कह सकते इसको, p को तो डिस्टेंस कह रहे थे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, लेकिन यहाँ पे राइट हैंड साइड पे अगर q है लेकिन यहाँ पे n वेक्टर है ओनली, यूनिट वेक्टर नहीं है, मैग्नीट्यूड 1 नहीं है उसका, तो हम उसको नहीं कह सकते परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आपको ये कहा जाए कि गिवन होगी r डॉट मान लीजिए r वेक्टर डॉट i प्लस 2j प्लस 3k इज इक्वल टू 5, मान लीजिए, सपोज ये दे रखा है, और आपको कहा जाए फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो 5 जो है राइट हैंड साइड पे जो होती है वो आप उसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं कह सकते, उसके लिए हमें पहले इसको बनाना पड़ेगा यूनिट वेक्टर। ठीक है ना, तो मान लीजिए यहाँ पे i प्लस 2j प्लस 3k गिवन था, r डॉट ये था, मान लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं यहीं पर, r डॉट दिस इज इक्वल टू 5। ठीक है ना, तो ये जो है 5 यहाँ पर आपको नजर आ रहा है जो राइट हैंड साइड पे, ये डिस्टेंस नहीं है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ध्यान रखिएगा ये नहीं है ना, कभी इसको डायरेक्ट लिख के आ जाओ राइट हैंड साइड होती है भाई। तो उसके लिए हमें क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड से दोनों साइड डिवाइड कर देंगे, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 4 13 प्लस 1 14, तो रूट 14 से बोथ साइड डिवाइड कर दीजिए। जैसे रूट 14 से डिवाइड करोगे तो ये जो पार्ट है वो n कैप में बदल जाएगा, अब ये बन जाएगा r डॉट n कैप इज इक्वल टू p। ठीक है ना, अब जो ये इक्वेशन आपके सामने नजर आ रही है ये है नॉर्मल फॉर्म में। ठीक है ना, अब हम कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन जो है प्लेन का वो है 5 अपॉन रूट 14, ये है आपका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो उम्मीद करता हूं आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो वो यहां पर यही चीज समझाई गई है कि r डॉट n इज इक्वल टू क्यू है, तो अगर आप दोनों साइड मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, देखिए तो r डॉट n कैप इज इक्वल टू p बन जाएगा, और जो p होगा, अब जो ये जो रिजल्ट आएगी ये p होगा, यानी कि अभी जो से मैंने करके दिखाया था 5 बाई रूट 14 आया था, ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसको कहेंगे, ना कि 5 को अकेले को। ठीक है, उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स कि आप ये चीज समझ गए होंगे। तो हैंस r डॉट n वेक्टर ऑल्सो रिप्रेजेंट्स ए प्लेन। तो ये जरूरी नहीं है कि n कैप ही मिले, n वेक्टर अगर है तो भी वो प्लेन को ही रिप्रेजेंट करेगा, ध्यान रखिएगा, ये कहना चाह रहा है मेन चीज। ठीक है ना, क्यों, हम उसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके। आगे चलते हैं, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट। अगर हमें ये कहा जाए कि इक्वेशन ऑफ ए प्लेन निकालिए जो एक पॉइंट से पास करती है, ठीक है ना, तो गिवन पॉइंट से पास करने वाली इक्वेशन निकालिए, तो आपको ये मैं बता चुका हूं, आपको मेंशन हो या ना हो नॉर्मल वेक्टर तो जरूर मिलेगा ही मिलेगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है ना, ये प्लेन के साथ 90 डिग्री के एंगल पे जो होगा वो जरूर मिलेगा। ठीक है, वो चाहे n कैप हो चाहे n नॉर्मल ओनली वेक्टर हो, परपेंडिकुलर जरूर मिलेगा। तो यहां पे हम शुरू करते हैं इस चीज को कैसे करना है। तो यहां पर आप समझ सकते हैं, एक पॉइंट गिवन है ए, मान लीजिए एक पॉइंट एक प्लेन के ऊपर दे रखा है ए, उसकी पोजीशन वेक्टर हमने ले लिया r वेक्टर r1। ठीक है ना, और n वेक्टर n कैप आपको पता है इसके यूनिट नॉर्मल की डायरेक्शन है, नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन है। ठीक है, अब यहां पर p पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट p, कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है r, ये है r वेक्टर। ठीक है, ये r वेक्टर है। अब हमें बताना है इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसे आएगी स्टूडेंट्स, बहुत इजी है, देखिए जरा, ए पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर हमने निकाल लिया r1, तो ये तो हो गया r1।
इस साइड जाने वाला OP OA ये है, OP क्या है R वेक्टर, और AP क्या हो जाएगा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाते हैं तो R1 प्लस AP इज इक्वल टू R, तो AP इज इक्वल टू R माइनस R1। और AP जो है आपके पास ये आपके प्लेन के ऊपर है, प्लेन के ऊपर है तो वो n वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होगा उसका 0। समझ गए क्या? देखिए AP जो है वो वेक्टर के प्लेन के ऊपर है, तो ये जो n वेक्टर था ये आपका क्या था परपेंडिकुलर टू द प्लेन था, तो AP के साथ n वेक्टर की जो डॉट प्रोडक्ट आएगी वो क्या आएगी 0 आएगी, यानी कि AP क्या है R माइनस R1। ठीक है, मैं जैसे मेरी आदत है मैं क्या करता हूँ R माइनस A मिलेगा जब मैं क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा, R माइनस A डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो जरूर नहीं R1 लेना, आप A ले सकते हैं, A पॉइंट, क्योंकि पॉइंट के लिए हम जनरली A ही लेते हैं, इसलिए मैं A की मेरी को आदत बनी हुई है। ठीक है ना, तो फ्लो बना हुआ है स्टार्टिंग से ही, तो मैं इसलिए A लेता हूँ, इसको जरूर नहीं R1 ही लेना है। ठीक है, तो R माइनस A डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू 0 विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये प्लेन की रिक्वायर्ड इक्वेशन है जब हमें कोई भी एक पॉइंट गिवन हो। ठीक है, प्लेन के ऊपर। आगे चलते हैं नेक्स्ट, कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है इसी चीज की, तो सिंपली n के जो कंपोनेंट्स है वो ABC है, मान लीजिए जो n वेक्टर है ना, n वेक्टर जो नॉर्मल वेक्टर था टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, उसके है कंपोनेंट्स ABC मान लीजिए। ठीक है ना, और पॉइंट्स जो है उसके कोऑर्डिनेट है, पॉइंट जो आपका A पॉइंट था उसके कंपोनेंट है x1 y1 और z1। ध्यान रखिएगा x1 y1 और z1। तो आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म क्या बनती है, ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, जो मैं बताने वाला हूं ना ये समझ लीजिए मेन क्वेश्चन है। आप बड़ी से बड़ी जो लेवल की बुक को अगर आप पढ़ रहे हैं, कोई भी लेवल हो सकता है, NCERT से ऊपर कुछ भी हो सकता है, NCERT एलिमेंट्स हो सकता है, RD शर्मा हो सकता है, ये जो फॉर्मूला मैंने सर दिखाया है आपको ब्लैक ये जो बॉक्स के अंदर, ये जो है ये हर तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने वाला है। बुक में आपको बहुत सारे फॉर्मूले मिलेंगे, बहुत सारे फॉर्मूले होंगे। इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू 2 लाइंस। ठीक है ना, इस तरह से इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स एंड परपेंडिकुलर टू ए लाइन, इस तरह से बहुत सारे फॉर्मूले बनेंगे। आप उन सारे फॉर्मूलों को याद नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, बट ये जो मैंने फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, ये बॉक्स के अंदर दिखाया है, इसको अगर आप कर लेते हैं ना तो आपको उनकी ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, उनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको उन फॉर्मूलों को याद करने की। जैसे कि नीचे देखिए, ये रहा नीचे एग्जांपल, ये रहा आपके सामने इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स अगर हम मेंशन हो प्लेन के ऊपर तो हमें इक्वेशन कैसे निकालते हो, तो ये रट्टा हमारी है इसका। ठीक है ना, कार्टेशियन फॉर्म वो अलग से हो गई, आप सीधा सा इसको याद रखिए, बस इसी को याद रखिए, ये काम कर देगा सारा। ठीक है ना, इसको अलग से फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, कभी आप इसको रटता बहुत सारे ऐसे तो बहुत सारे फॉर्मूले मिलेंगे आगे आगे। ठीक है ना, इसको मत देखिए, ये याद रखिए a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इक्वल टू 0। यहाँ पे ABC तो है नॉर्मल वेक्टर के कंपोनेंट्स, और x1 y1 z1 जो है वो पॉइंट के कंपोनेंट, जो हमें पहला पॉइंट जो हम गिवन लेके चलेंगे। चलते हैं आगे, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब होता है स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, इंटरसेप्ट होते हैं जब भी आपका जो प्लेन है, कोई भी कॉपी है, किसी भी आप अपने रूम के किसी भी कॉर्नर पे रख दीजिए, थोड़ा सा साइड में झुका के, है ना, कोने की तरफ। ठीक है ना, तो आप देखेंगे कि वहां पर एक्स वाई और जेड एक्सिस को कहीं ना कहीं वो कट करेंगे, उसके जो कॉर्नर्स हैं, तो जहां पर भी कट करेंगे ना वो आपके इंटरसेप्ट्स होते हैं। अब आपके सामने फिगर दिख रहे हो आप, ठीक है, एक्स एक्सिस यहाँ पे देखिए, ए को ए पे कट किया इसने, वाई एक्सिस को बी पे कट किया, जेड एक्सिस को सी पे, ये इस तरह से कि ये प्लेन है, ये कागज है। ठीक है, तो ABC पॉइंट पे वो कट कर रहा है इनको एक्सिस को, तो ये जो कट करने वाले पॉइंट होते हैं वो इंटरसेप्ट्स होते हैं। एक्स इंटरसेप्ट A है, वाई इंटरसेप्ट B है और जेड इंटरसेप्ट C है। तो कैसे होते हैं, तो उसके लिए हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म होती है, आपके सामने है, देख सकते हैं, ये रही x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1। ठीक है, कैसे बनती है, बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी है। फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 6, मान लीजिए ये क्वेश्चन हो सकता है नेगेटिव में भी हो जाए, -6। ठीक है, तो ये बात याद रखिए, बस ये बात, इक्वल टू 1 होना चाहिए, पहला कंसेप्ट, पहला पॉइंट, पहला स्टेप क्या है, 1 बनाओ पहले राइट हैंड साइड। अगर -6 होता तो -6 को हटा के 1 बनाते, 6 है तो 6 को हटा के 1 बनाओ, जो भी है। तो क्या करो, दोनों साइड 6 से डिवाइड कर दो सबको, लॉजिक कर दिया मैंने 6 से डिवाइड।
-6 होता तो -6 से डिवाइड करते, तो राइट हैंड साइड क्या बना दिया मैंने 1, 2 से ये गया 3 पे, 3 से गया 2 पे, ये 2 पे 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। अब यहाँ से फिर वही जैसे कि आपको पहले सिखाया था 2 यहाँ से हटाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे जेड अकेला बनाना है, तो 2 कहाँ जाएगा, थर्ड पोजीशन पे, ठीक है ना, थर्ड पोजीशन मतलब समझ गया नीचे की तरफ, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 3 के अपॉन में। तो ये बन जाएगी इंटरसेप्ट फॉर्म आपकी, कौन सी बनेगी इंटरसेप्ट फॉर्म, x/3 प्लस y/2 प्लस z/3/2 इक्वल टू 1, ठीक है, इक्वल टू 1। तो यहाँ पर आप लिख रहे हैं ना जो नीचे जो डिनोमिनेटर में, ये आपका देख सकते हो कंपेयर करके इस बॉक्स से, तो a है आपका, x इंटरसेप्ट आपका 3 है, y इंटरसेप्ट आपका 2 है और z इंटरसेप्ट आपका 3/2 है। तो इस तरह से आप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे चलते हैं, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। तो एंगल बिटवीन टू प्लेन्स कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला है आपका। मैंने आपको बता दिया था वेक्टर की जो लाइन प्लेन की कोई खुद की डायरेक्शन नहीं होती, प्लेन की डायरेक्शन नहीं लेते, प्लेन की डायरेक्शन जो होती है वो नॉर्मल वेक्टर के सहारे चलता है, ठीक है ना। तो नॉर्मल वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होती है, पता ही है, वो उसके अकॉर्डिंग ही काम करता है, ठीक है ना। तो n1 डॉट n2 अपॉन मोड ऑफ n1 मोड ऑफ n2, ये फॉर्मूला होगा कोस थीटा निकालने का, जैसे कि आपको पहले भी वेक्टर्स में किया हुआ है और पिछली लाइन में भी हमने ये किया था। तो वहाँ पे हमने b1 डॉट b2 किया था, यहाँ पे n1 डॉट n2 अपॉन मोड ऑफ n1 मोड ऑफ n2। वही सेम डॉट प्रोडक्ट को अगर हम रखते हैं तो डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू अगर रख देते हैं तो कार्टेशियन फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर वही अगर परपेंडिकुलर है अगर दो प्लेन आपस में तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, यानी कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0 और l1 l2 प्लस m1 m2 प्लस n1 n2 0 हो जाएगा अगर डायरेक्शन कोसाइंस की 1 है। ऐसे ही पैरेललिज्म मतलब पैरेलल कब होंगे, पैरेलल कब होंगे, जब वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे, यानी कि a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या होंगे, इक्वल। ये तो पहले भी हो चुका, वेक्टर में भी कर चुका, लाइन में भी हम कर चुके हैं, इसको देखने की जरूरत नहीं है इतना। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू टू गिवन लाइंस। अब जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आप वो स्टार्टिंग वाला जो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि मैंने कहा था फॉर्मूले बहुत सारे बन जाएंगे ऐसे तो, लेकिन उन सबको याद करने की बजाय उस अकेले को याद कर लीजिए, उसी से आपका काम चल जाएगा, ठीक है। वैसे तो ये फॉर्मूला है बट इस फॉर्मूले को याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप उस फॉर्मूले को ही याद कर लीजिए, बस उतना ही काफ़ी है आपके लिए, ठीक है, आप कर पाएंगे उसी से। नेक्स्ट आता है इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स एंड पैरेलल टू ए गिवन लाइन। फिर से वही बात कह रहा हूँ, इसको भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, वही अकेला काम करेगा जो पहले किया था, ठीक है ना, वो काम कर जाएगा, वो हर क्वेश्चन पे काम करता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आप इसको याद करें, वो आपके ऊपर है, आप अगर आपकी अच्छा कैपेसिटी अच्छी है, स्टेमिना अच्छा है याद करने के लिए तो आप कोई दिक्कत नहीं कर लीजिए। बट मैं फिर से कहूँगा, आप मेहनत, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में फ़र्क होता है, तो हार्ड वर्क मत कीजिए, स्मार्ट वर्क कीजिए, वो फॉर्मूला याद रख लीजिए, काफ़ी है, वो काम कर देगा, इसको जरूरत नहीं है इसको याद करने की। फिर आता है इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू ए गिवन लाइन, इसको भी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैंने आपको पहले बता दिया था, बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे, ये वही फॉर्मूले हैं, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग फॉर्मूले बहुत सारे बने हुए, देखो ये रहा फॉर्मूला, इसको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सिर्फ वो फॉर्मूला याद रखिए जो मैंने आपको बॉक्स में बना के दिखाया था, ठीक है। अगर आपको याद भूल गए हैं दोबारा से रिवाइंड कर लीजिए, उस जगह जाके देख लीजिए क्या था फॉर्मूला, तो आप वो कर पाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन, ठीक है। किसी भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, किसी भी पॉइंट का आप किसी भी प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये है आपका कंसेप्ट, इसको ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला है आपको, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे है, ये है वो फॉर्मूला, ठीक है, ये है आपका मेन फॉर्मूला, इसको याद कर लीजिए, काफ़ी है, ठीक है। फॉर्मूला ये भी है, ये रहा, ये भी डिस्टेंस है, बट इसको अगर हम कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर देते हैं तो ये आपका ऐसा कुछ बन जाएगा। मैं इसलिए इसको मेन हाईलाइट इसको कर रहा हूँ इस पॉइंट को, क्योंकि ये आपने 11th क्लास में भी किया हुआ है, स्ट्रेट लाइन वाला चैप्टर, ठीक है ना। क्या करते थे, जो भी लाइन की इक्वेशन होती थी, किसी भी लाइन से किसी पॉइंट का डिस्टेंस निकालते थे ना, तो उसमें होता था ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, है ना, ऐसा था ना। और एक पॉइंट होता था x1 y1 जिससे हमें डिस्टेंस निकालना होता था, तो आपका फॉर्मूला होता था ax1 प्लस by1 प्लस c मोड अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सेम टू सेम 3D में कन्वर्ट कर दीजिए, 3 डायमेंशनल में, तो आपका वही सेम 3D में आएगा, यही देखिए आपके सामने बॉक्स में देख सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये वैसा ही है, तो यहाँ पे 3 डायमेंशनल है तो z कोऑर्डिनेट भी है इसमें,
तो ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d, यानी कि जो इक्वेशन ऑफ प्लेन हमें गिवन है उसके अंदर x1 y1 और z1 रख दिया जाएगा x y z की जगह, जो पॉइंट जिससे हमें डिस्टेंस निकालने के लिए कहा गया है, डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर कर लीजिए, उसका रूट कर दीजिए। तो ये आ जाएगा आपका डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट एंड ए प्लेन, किसी भी पॉइंट और प्लेन का डिस्टेंस। फिर आता है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स। अगर दो पैरेलल प्लेन है स्टूडेंट्स तो समझ गए होंगे, दोनों पैरेलल प्लेन है, दोनों की जो डायरेक्शन वेक्टर होगा वो सेम ही होगा, उससे तो कोई मिलेगा नहीं हमारे पास वैल्यू। उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, ये रहा नीचे, d1 माइनस d2, यानी कि जो उनमें कांस्टेंट वैल्यू है कार्टेशियन फॉर्म के अंदर, प्लेन के अंदर जो कांस्टेंट वैल्यू है जिसको आप d1 और d2 कहते हैं, ऊपर देखिए इक्वेशन में लिखा हुआ है साफ साफ, यहाँ पे d है ax प्लस by प्लस cz प्लस d, यानी कि d कांस्टेंट जो भी पार्ट है x y z के बिना वाला वो है। फर्स्ट इक्वेशन में d1 है, सेकंड इक्वेशन में d2 है, ठीक है ना। ए एक्स वाई जेड के तो सेम मिलेंगे क्योंकि नॉर्मल वेक्टर सेम मिलेगा पर पैरेलल है इसलिए, ठीक है। तो d1 माइनस d2 कह लीजिए, d2 माइनस d1 कह लीजिए, मॉडुलस तो मॉडुलस पॉजिटिव कर देगा, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, अपॉन रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर कर लीजिए। तो ये आपका आ जाएगा डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स। नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं, इसका लास्ट कंसेप्ट भी कह सकते हैं इसको। तो क्या है, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, ठीक है। इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स का मतलब होता है दो प्लेन जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं ना, वहां से एक तीसरा प्लेन कट करे। जैसे मान लीजिए सपोज ये एक प्लेन है, एक पेज है, ठीक है, ये एक दूसरा पेज है, इन दोनों को जहां पे ये दोनों काटेंगे एक दूसरे को, देख सकते हैं। जैसे आपकी नॉर्मल कॉपी है, बुक है, नोटबुक है आपकी, नोटबुक को देखिए जरा, बीच में से देखिए जरा कॉपी को, नोटबुक को, दिख रहा है ना आपको। तो जो दो प्लेन, दो पेज आपस में जहां पे जुड़े, आपस में बंधे हुए जुड़े हुए हैं, वो देखिए एक्चुअल में एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना। तो दो प्लेन को बीच में से जो इंटरसेक्शन होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है, समझ गए। अब इस स्ट्रेट, अब क्या कीजिए, जैसा मैं कहता हूं वैसा कीजिए। अब एक पेज को उठा लीजिए ऊपर की तरफ, किसी भी साइड से, लेफ्ट से या राइट से, कोई भी एक पेज सीधा स्ट्रेट खड़ा कर लीजिए, ऐसे सीधा बिल्कुल स्ट्रेट कर लीजिएगा। जैसे आप करके देखिए जरा, मैं जैसे बोल रहा हूं तो आपको दिख रहा होगा, एक पेज बीच में आ गया और साइड में दो पेज आपको अलग से दिख रहे होंगे, लेफ्ट और राइट में। तो जो हमने पेज को ऊपर खड़े किया है, ये है वो प्लेन जो आपका इनके इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे क्या है ये जो आपने पेज को हाथ में पकड़े हुए हैं आप, ये पेज जो आपने लिया है, इस पेज की इक्वेशन हमें बनानी है, इस प्लेन की इक्वेशन हमें बनानी है, और हमें लेफ्ट और राइट के जो पेज आपके सामने हैं उनकी इक्वेशन हमें मेंशन होगी, गिवन होगी, ठीक है। तो इसको हम कैसे करते हैं ये हम समझ रहे हैं। तो मान लीजिए आपके पास फर्स्ट जो इक्वेशन है वो है r1 डॉट n1 इज इक्वल टू q1। r1 लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, मैं पहले बता चुका हूँ, r तो r ही रहेगा, और r डॉट n2 इज इक्वल टू q2। क्यों ले रहे हैं पता लग गया, क्योंकि ये नॉर्मल में नहीं है, यूनिट वेक्टर नहीं है, नॉर्मल वेक्टर तो है बट यूनिट वेक्टर नहीं है इसलिए। तो दो प्लेन की इक्वेशन, जैसा कि मैंने कहा था, दोनों पेजों की इक्वेशन हमें पता लग चुकी है। अब हमें बनानी है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। बहुत इजी है स्टूडेंट्स, ये 11th में भी आता है वैसे कंसेप्ट। फर्स्ट प्लेन की इक्वेशन प्लस लैम्डा टाइम सेकंड प्लेन की इक्वेशन, फर्स्ट प्लेन की इक्वेशन प्लस सम कोफिशिएंट ले लीजिए, लैम्डा टाइम ले लीजिए, सेकंड इक्वेशन इक्वल टू 0, बस, ठीक है। फर्स्ट प्लेन की इक्वेशन प्लस लैम्डा टाइम सेकंड प्लेन की इक्वेशन इज इक्वल टू 0, ये आपको याद रखना है बस। ये जो इक्वेशन आपके सामने दिख रही है ना, मैंने लिखी है जो, ये इक्वेशन है उस प्लेन की इक्वेशन जो आपने अभी मैंने आपको सिखाया था, हाथ में आपने जिसको स्ट्रेट बीच में से उठा के एक प्लेन तैयार किया था वो था। अब इसकी खासियत क्या है, इसको हम कैसे निकालेंगे आगे, ठीक है, लैम्डा की वैल्यू कैसे निकलेगी। एक और खासियत होगी कि हमें एक पॉइंट मेंशन किया जाएगा, जो आपने पेज हाथ में खड़े करके बनाया था एक प्लेन, तो उसके ऊपर एक पॉइंट गिवन मिलेगा, एक्स वाई जेड की कोऑर्डिनेट्स होंगे उसके, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो भी इक्वेशन ये सामने बनी है इस तरह से p1 प्लस लैम्डा p2 इक्वल टू 0, इसमें एक्स वाई जेड की जगह पे वो पॉइंट रख दिया जाएगा, क्योंकि वो प्लेन के ऊपर है, उस प्लेन के ऊपर जो हमने, जिसकी हमें रिक्वायर्ड है प्लेन की इक्वेशन। तो एक्स वाई जेड जब आप रख देंगे तो इसमें एक ही चीज बच जाएगी, दैट इज लैम्डा, बस हो गया सोल्व। एक्स वाई जेड की वैल्यू रखने से लैम्डा आ जाएगा, और लैम्डा अगर आ गया तो आपका क्वेश्चन सोल्व। लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे रख दी जाएगी वापस फिर से इसी इक्वेशन के अंदर, ठीक है, इसी इक्वेशन में वापस रख दीजिएगा। तो जो इक्वेशन आपके सामने आएगी, एक्स वाई जेड को इकट्ठा कर दीजिएगा, जो भी बचेगा रिजल्टेंट वो आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन बन जाएगा जो इंटरसेक्शन से पास करती है।
तो यहाँ पर इसको समझने के लिए आपको सिंपल यही जो मैं आपको अभी समझा रहा था, क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ये रही, इस लाइन को समझिए, r1 डॉट n1 माइनस q1, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन कैसे किया, q1 को लेफ्ट साइड में ले आया, इक्वल टू 0 बना दिया, ठीक है ना। इतना कॉमन सेंस प्लस 2 क्लास के बच्चे के अंदर होता है कि इक्वल टू राइट हैंड साइड में नहीं छोड़ेंगे q1 को, क्योंकि फिर आप उसको प्लस में लैम्डा टाइम करेंगे तो ये थोड़ी है बीच में जो ब्रैकेट के अंदर भी इक्वल टू का साइन दोनों जगह आए और इक्वल टू का साइन 3 जगह आ जाए टोटल मिला के, है ना। तो आप क्या करेंगे, पहले q1 को इधर ले आए और q2 को भी इधर ले आए कांस्टेंट को, उसके बाद फर्स्ट इक्वेशन प्लस लैम्डा टाइम सेकंड इक्वेशन, जो मैं एरो साइन करके दिखा दिया आपको, ये वाला कंसेप्ट करना है। फिर क्या करेंगे, जो कांस्टेंट पार्ट था राइट हैंड साइड का उसको राइट हैंड साइड में ही ले जाते हैं, चाहे मत ले जाइए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये इक्वेशन आपके सामने आई है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन दैट इज पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन्स। उसके बाद क्या कहा था मैंने, उसकी हम इक्वेशन कैसे निकालेंगे आगे, तो उसके लिए हमें पॉइंट गिवन मिलेगा इस प्लेन के ऊपर, तो इसमें जो एक्स वाई जेड की जगह पे वो पॉइंट रख दिया जाएगा। तो इसको ज़्यादा अच्छे समझने के लिए इसको कार्टेशियन फॉर्म में बदल लीजिए। कार्टेशियन फॉर्म के लिए क्या करते हैं पता है, एक्स वाई जेड की फॉर्म में ले आते हैं। तो ये देखिए ये बन गई है इसकी कार्टेशियन फॉर्म। इस कार्टेशियन फॉर्म में जब आप a1 b1 c1 a2 b2 c2 सब कुछ मेंशन मिलेगा, सब कुछ होगा इसके अंदर, ठीक है। सिर्फ एक्स वाई जेड नहीं होगा, d1 d2 सब कुछ होगा, एक्स वाई जेड नहीं होगा बस, और लैम्डा नहीं होगा। तो हमें उसके ऊपर पॉइंट गिवन जरूर मिलेगा, उस प्लेन के ऊपर पॉइंट जरूर मेंशन करेगा वो, तो उस प्लेन के अंदर वो पॉइंट रख दिया जाएगा, और जब वो पॉइंट रखेंगे ना आप तो उससे लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा आने से आपकी इक्वेशन ऑफ प्लेन फॉर्म हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। यहाँ पे हमने आज लास्ट एक्सरसाइज जो 11.3 है प्लेन्स की, उसके मेन सारे कंसेप्ट कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 11.3, जिसको हम लास्ट एक्सरसाइज भी कह सकते हैं इस चैप्टर की। उसके बाद मिसलेनियस है, उसको मैं इकट्ठा एक साथ सारे बुक का, पूरी मैथ की बुक का इकट्ठा ही बनाऊंगा एक साथ, मिसलेनियस सबके, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि लास्ट वीडियो था ये आपका इस चैप्टर के लिए, ठीक है। इसके बाद सॉरी एक और आएगा इसके बाद, जिसमें हम एक्सरसाइज को कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको सारा समझ में आ गया होगा। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।